नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास हम लोग कर रहे हैं शाम में। बहुत जल्दी हिस्ट्री ऑप्शनल का भी क्लास स्टार्ट होगा और पॉलिटी वाले जो है हम लोग नया क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण भी पढ़ लिए थे, सिंधु सभ्यता भी पढ़ लिए थे। आज हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग कैसे लेंगे, वैदिक सभ्यता से लेंगे, वैदिक काल से लेंगे, ठीक है, या वैदिक संस्कृति इसको आप कहते हैं। तो इतिहास पढ़ने का एक तरीका तो आप देखे ही हैं कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री में पॉलिटिकल क्या है, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है और रिलीजियस क्या है, इन सब सारी चीज़ों को आप लोग देखते ही देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ और भी स्पेशल विशेषता होती है चैप्टर वाइज। जैसे सिंधु सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा, तो सिंधु सभ्यता कैसे पढ़े आप, साइट्स के हिसाब से कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, पहले एक बार आप लोगों ने पूरा का पूरा साइट्स देखा। उसके बाद सिंधु सभ्यता के इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कैसा था, इन सब चीज़ों को देखें। इन सब चीज़ों को तो हम आगे देखेंगे हर सभ्यता में, चाहे वैदिक सभ्यता हो, मौर्य साम्राज्य हो, गुप्ता हो। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, ये सब सारी चीज़ों को तो देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ सभ्यता की विशेषता है जिसे हम कैसे पढ़ेंगे उसको देखना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हम वैदिक में एंटर करते हैं तो वैदिक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको एक बार थोड़ा सा देखिए। वैदिक को कैसे पढ़ा जाएगा या कैसे पढ़ना चाहिए, सो दैट की थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा याद रहे। तो जब वैदिक को आप पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता में नई नई चीज़ें आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में आप कैसे पढ़ेंगे, तो कोई भी चीज़ जो आएगा, ठीक है, यानी कि कोई जो वर्ड आएगा, जैसे यदि नदी आ रहा है, ठीक है, यदि नदियों का जिक्र है, नदियों का जिक्र है, या फिर पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संस्था का अगर कोई जिक्र है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा कि कितनी बार इसकी जिक्र की गई है। इंपॉर्टेंट कुछ कुछ होता है, जैसे गंगा का कितनी बार ये जिक्र है, यमुना का कितनी बार है, सरस्वती का कितनी बार जिक्र है, इंद्र का कितना बार जिक्र है, इन सब चीज़ों का। उसके बाद पॉलिटिकल सभा, समिति, बीरथ, गण, राइट, इन सब चीज़ों का कितनी बार ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। तो एक तो आपको वर्ड पूछेगा, ठीक है, कि ये सब वर्ड किससे रिलेटेड है और कितनी बार जिक्र की गई है, राइट। तो एक इससे क्वेश्चन आएंगे प्री में, कितनी बार इसका जिक्र किया गया है, एक तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से, पुराना नाम आएगा, पुराना नाम और नया नाम, खास करके किसका, रिवर्स के रिगार्डिंग, रिवर्स के रिगार्डिंग, यानी कि झेलम को क्या बोलते थे, चिनाब को क्या बोलते थे उस समय वैदिक काल में, क्या बोला जाता था, वितस्ता किसे बोला जाता था, रावी क्या है, परुष्णी क्या है, इन सब सारी चीज़ों को आपको थोड़ा एक दूसरे से लिंक करना होगा। यानी कि नदियों का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, ये इन सब चीज़ों को देखना होगा। ठीक, उसके बाद और क्या देख सकते हैं। वैसे तो हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देखेंगे ही, राइट, लेकिन यहाँ पे एक चीज, नया चीज आप देखेंगे कि नई नई संस्थाओं का आगमन होगा। ठीक है, नई नई संस्थाओं का आगमन होगा, यानी कि एक तरीके से बीजारोपण, राइट। सिंधु सभ्यता में आप उन सब चीजों को नहीं देखेंगे, लेकिन वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस का आगमन होगा। जैसे इंस्टीट्यूशंस कैसे, जैसे कि देखिए परिवार, राइट, परिवार आएगा, कैसे आएगा, कुल, कुल का जिक्र कहीं कहीं आएगा, ग्राम का जिक्र आएगा, ठीक है, और उसके बाद ग्राम का जिक्र आएगा, और बहुत सारे जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, सभा, समिति, विदत, इन सब सारी चीजों का आएगा, यानी कि संस्था, संस्था आएंगे, ठीक है। उसके बाद राजा का जिक्र आएगा। लेकिन इन सब चीजों को आप सिंधु सभ्यता में नहीं देख रहे थे। सिंधु सभ्यता में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, जो आपका वो उत्खनन से जो प्राप्त हो रहे थे सारी चीजें, उससे आप कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, लॉजिक बेस चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न में मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्रोत एकमात्र क्या है, ऋग्वैदिक काल का स्रोत क्या है, एकमात्र ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। तो इन सब चीजों का आप लोग जिक्र करेंगे। ये सब वैदिक की हम चर्चा नहीं करें, वैदिक में खास करके ऋग्वैदिक की जिक्र कर रहे हैं, इसके ऋग्वैदिक काल की जिक्र करते हैं। टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा बताइए आपको, 1500 से लेकर के 1000 BC। तो इन सब चीजों का आगमन आपका हो जाएगा। ये सब नए नए चीजें कुछ दिखेंगी जिसको आप लोग प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको आपको समझना है, पढ़ना है, और यही सब चीजें आगे जाकर के एक बड़े संस्था के रूप में कन्वर्ट होगा, राइट। जैसे राजा, राजा भी आएगा, राजा धीरे धीरे अनुवांशिक हो जाएगा, उसके बाद राजा के पास पावर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, उत्तर वैदिक काल में जाकर पावर बढ़ेगा। इन सब चीजों को वन बाई वन करके सीक्वेंस में आप देखेंगे कैसे फिर
आगे जाकर चक्रवर्ती सम्राट बनता है, यही सब राजा। तो इन सब चीजों का आगमन यहाँ से होगा, ठीक है। सभा क्या है, समिति क्या है, तो ये सब अभी जो आप असेंबली देखेंगे किसके लिए है, श्रेष्ठ लोगों के लिए असेंबली है, कॉमन पीपल के लिए असेंबली है, यही सब धीरे धीरे जाकर के आगे जो है एक विकसित रूप में होता है। तो इन सब नई नई चीजों को देखेंगे, तो इन सब चीजों को आप समझ लेंगे, ऐसे पढ़ना हम लोग को एक वैदिकल। और बाकी जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो आप लोग पढ़ने लगेंगे तो पूरे के पूरे वैदिक में थोड़ा सा रिलीजन का जिक्र हम लोग करेंगे, राइट। रिलीजन का भी जिक्र करेंगे और सोशल का भी जिक्र करेंगे। इनका जिक्र थोड़ा ज्यादा होगा, रिलीजन का, सोशल का, पॉलिटिकल का भी। पॉलिटिकल का जिक्र क्या होगा, तीनों का जिक्र होगा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों संस्थाएं नए तरीके से आगमन होगा, नए नए चीजें आएगा इसमें। लेकिन इकोनॉमी का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसे सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी जितना साउंड था, जितना मजबूत था, उतना मजबूत ऋग्वैदिक काल के या फिर उत्तर वैदिक काल के इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पशुपालन आधारित व्यवस्था है, बाद में जाकर के लोहे का आविष्कार होगा, तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल के लास्ट पेज में जो है महाजनपद वगैरह देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या होगा, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन बाकी जो तीनों चीज है इन सब तीनों चीजों का जिक्र करेंगे। रिलीजन का खास करके यहाँ पे जिक्र होगा काफी, सोशल भी होगा, पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल में कई सारे संस्थाओं का आगमन हो रहा है अभी। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के, मेंस के नहीं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, उसको आप लोग देखते जाइएगा और करते हैं आगे। वैदिक युग को, है ना, वैदिक युग के बारे में पढ़िए। अब क्या है, इस संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे, आर्य लोग थे। कौन थे, आर्य लोग थे। तो ऋग्वैदिक काल को कई बार क्या कहा जाता था, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि कौन थे इसको, वैदिक युग के आर्यन लोग थे, राइट। आर्यन जो आक्रमणकारी थे, जो एक तरीके से क्या कहते हैं, इंडिया पे अटैक कर रहे थे। अटैक क्या कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे बेसिकली, कहाँ से, मिड एशिया से। इसमें भी कई सारे हैं, कई सारे लोगों का मत है कि कहाँ से आ रहे थे आर्य लोग, ठीक है। तो अब उसके हम लोग जिक्र करेंगे एक स्लाइड में, कहाँ से आ रहे थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, क्या होता है आर्य शब्द का अर्थ, कई बार क्वेश्चन आते हैं प्री में कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अभिजात्य, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, ठीक है, कुलीन। तो ये होता है, कई बार पूछता है कि मीनिंग क्या होता है इस शब्द का, आर्य शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग यही होता है। और एक वैदिक काल को, अब वैदिक युग को आप कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे, तो एक हो गया ऋग वैदिक, ठीक, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक क्या कब से कब रहेगा, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये रहेगा, सारे के सारे स्लाइड में नहीं दिया है मैंने, क्योंकि सब आप लोगों को पता होगा ऋग्वैदिक क्या है, उत्तर वैदिक क्या है। ऋग्वैदिक काल क्या रहेगा, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है। अब इस समय का जो संपूर्ण इतिहास रहेगा किससे मिलेगा, ऋग्वेद से। अब बोलेंगे कि सर सिंधु सभ्यता में आर्कियोलॉजिकल मिला, लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल क्या, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा मिलेगा आयरन वगैरह, लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग सारी जानकारी किससे लेंगे, बुक से लेंगे। और बुक कौन सा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो जानकारी मिलता है वैदिक आर्यों का, किससे मिल रहा है, ऋग्वेद से मिल रहा है, ठीक है। तो सोर्स आपका क्या है, ऋग्वेद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल से बात हुआ, एलिमेंटर में ऐसे पढ़िए, एक बुक है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, एक बुक है। तो कैसा बुक है, रिलीजियस बुक है बेसिकली। क्या है ये, रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है। अब इसमें जिन जिन चीजों का जिक्र रहेगा उन सब चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा ऋग्वेद ही पढ़ने बैठ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीजों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसमें जो मेंशन है उसके बारे में देखेंगे। स्रोत क्या रहेगा, ऋग्वेद ही रहेगा। तो कभी अगर मेंस में लिखने के लिए आए तो सिंपल से बात है, ऋग्वैदिक काल के लिए स्रोत क्या रहेगा, ऋग्वेद एक बुक रहेगा, उसी में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन है जिसके हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी इस समय का संपूर्ण इतिहास किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। एक थोड़ा सा वो रहता है, मत अलग अलग है लोगों का कि आर्यों का मूल निवास कौन सा था। यानी कि आर्य जो भारत में आए हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे, सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, अफगानिस्तान के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में। अब हम लोग उसको जिक्र करेंगे, लेकिन आए कहाँ से थे, बेसिकली वो सब कहाँ के रहने वाले थे। तो कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं और मैच भी करने के लिए आ जाते हैं, 1-2 बार क्वेश्चन प्री में से पूछा गया है, राइट। तो आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था उसको आपको देखना है, ठीक है। विद्वानों का मत है आर्यों का मूल निवास क्या रहेगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। तो आकर भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे थे, लेकिन कुछ का मानना है कि आर्यों का मूल निवास क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश था।
कि कौन बोला था? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की एक पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया, इसमें इन्होंने बोला था। कुछ लोगों ने बोला कि ब्रह्मर्षि देश है। कौन है? पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने बोला ब्रह्मर्षि देश। कुछ लोगों ने बोला भारत में मध्य देश जो है वो है राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे बोले हैं। कश्मीर और हिमालय प्रदेश, कश्मीर और हिमालय प्रदेश भी बोले हैं एल डी कल्ला। उसी तरीके से डी एस त्रिदेव बोले हैं देविका प्रदेश मुल्तान में। तिब्बत कौन बोले हैं कि तिब्बत यानी कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था, कौन बोले हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी की बुक आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश है और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। और उसी तरीके से एक आपके और नॉन पर्सनालिटी है, कौन? तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, काफी फेमस रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इनका काफी योगदान रहा है। हालांकि ये भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी सोशल और रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ था 19वीं शताब्दी में, उसमें काफी कुछ योगदान इनका रहा था। दो ही तो पर्सनालिटी थे, एक राजा राम मोहन राय थे और एक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो थे अपना कैसे थे? एक तरीके से रेडिकलिस्ट हो गए ना, उग्रवाद जिसको कहते हैं लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। तो ये बाल में यही हो गया, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। कई बार आता है लाल मीन्स लाला लाजपत राय, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों थे। ठीक है, ये तीनों अपना इनके काफी उस समय योगदान रहा है जो राष्ट्रीय आंदोलन में इनिशियल फेज में जो है काफी योगदान रहा है। आप 1905 के स्वदेशी आंदोलन देखेंगे उसमें, राइट। हालांकि 1920 में इनका डेथ होता है, लेकिन तब तक काफी कुछ अपने एक कंट्रीब्यूशन दे दिए होते हैं। तो इनकी एक बुक है, क्या नाम है? द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, उसमें इन्होंने बोला है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, तो इस तरीके से कईयों का मत है। उसी तरीके से जर्मनी, आर्यों का मूल निवास कौन सा था? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बारे में कौन बोले हैं? पेंका एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला है। बट इन सब चीजों को देखने के बाद फाइनली जो है यही पता चला है और एक सबसे बेस्ट ओपिनियन यही माना गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मिड एशिया था, मध्य एशिया था। ठीक है, मिड एशिया जानते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश में बसने प्रारंभ किए। और उसमें सप्त का मतलब क्या हो गया? 7। ठीक है, सिंधु प्रदेश की 7 नदी है। सब 7 नदियां कौन कौन हो जाएगा? तो सिंधु वाला जो 5 नदी वो तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, सिंधु और सरस्वती। ठीक है, चतुर्दी, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता, अस्किनी। ठीक है, तो ये 5 नदियां तो आपके हो गए पंजाब की 5 नदियां, सतुर्दी यानी सतलज, बिपाशा यानी ब्यास, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एक तरीके से पुराना नाम और नया नाम है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे ओल्ड नेम और न्यू नेम पे भी हम लोग आएंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। उसी तरीके से परुष्णी यानी कि रावी, बितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाब और सिंधु और सरस्वती, ये सब 7 नदी यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आकर बसे थे। लेकिन जो उनका मूवमेंट हो रहा था, जैसे जैसे वो आ रहे थे उस तरीके से जो है ना नाम चेंज किया जा रहा था धीरे धीरे, राइट। तो वही 3 वर्ड का आपको जिक्र मिलेगा, एक ब्रह्मर्षि देश मिलेगा, एक मध्य देश मिलेगा और एक आर्यवर्त कहा जाएगा। तो कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ थे, इन तीनों का अलग अलग थोड़ा सा विस्तार है, क्षेत्र वाइज विस्तार मिला हुआ है, इसको देखना है। गंगा यमुना के द्वाब वो उसके समीपवर्ती क्षेत्र यानी कि गंगटी गंगा यमुना एरिया में जो आएंगे, गंगा यमुना के द्वाब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या बोला? ब्रह्मर्षि देश बोला था। क्या? ब्रह्मर्षि देश। और उसी तरीके से हिमालय और विंध्य, हिमालय ऊपर और नीचे विंध्य प्रदेश, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम इन्होंने क्या रखा? मध्य देश। तो बीच है तो ध्यान में रखिएगा, ऊपर हिमालय और नीचे विंध्य प्रदेश, दोनों के बीच को मध्य देश इन्होंने कहा। उसी तरीके से जब संपूर्ण उत्तर भारत में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है ना, तो उसका नाम क्या रखा इन लोगों ने? आर्यवर्त रखा। यानी कि ब्रह्मर्षि देश स्टार्ट करना है, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, और जब पूरा का पूरा भारत पे कंट्रोल कर लेंगे तो क्या कहेंगे? आर्यवर्त। तो ये तीनों नाम किनका है? आर्यन लोग का देन है। ठीक है, और तीनों का संबंध एक तरीके से भारत से ही है। ब्रह्मर्षि देश हो गया, आर्यवर्त हो गया, मध्य देश हो गया, ये तीनों का संबंध किससे है? ठीक है, हमारे यहाँ भारत से ही है, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं, बहुत सारे सूक्त है, ठीक है, उसके हम लोग जिक्र करेंगे। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र हुआ है। कितने? 21 नदियों, नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। अब 21 नदियों का जिक्र है तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि कौन कौन से नदियां हैं और कौन से नदी को क्या थोड़ा विशेषता है, इसके बारे में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, किस नदी को क्या कहा गया है, कितनी बार उसका जिक्र है। कई बार इससे क्वेश्चंस आता है, जैसे सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, कितने कितने बार जिक्र है। थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ध्यान देना है इसमें। तो ऋग्वेद में किसकी? अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है। अफगानिस्तान की 4 नदियों कौन कौन हो जाएंगे?
कुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। ठीक है, कुमु, कुभा, गोमती को गोमल भी बोलते हैं और सुवास्तु को स्वात भी बोलते हैं। स्वास्तु यानी पुराना नाम, स्वात यानी नया नाम, गोमती पुराना नाम, गोमल नया नाम। ठीक है, कुभा, कुमु, कुभा, कुभा को काबुल भी बोलते हैं। ठीक है, कुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का जिक्र है, तो अफगानिस्तान के 4 नदियों का जिक्र है। ठीक है, कुमु, कुभा और गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। उसी तरीके से ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां। अभी हम लोगों ने सप्त सिंधु बताया कि भारत में सबसे पहले आर्यन लोग कहाँ पे आकर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। सप्त सिंधु यानी कि सप्त मीन 7। तो कौन कौन सी 7 नदियों का उल्लेख मिलेगा, है ना, इसको देखना है। कौन कौन से रहेंगे, सरस्वती, ठीक है, और सिंधु, ये तो हम लोग दोनों पढ़ लिए थे, सरस्वती और सिंधु। उसके बाद विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सुतरोदी और अस्किनी। राइट, अब ये सब क्या है, ये सब ऋग्वेद जो बुक है उसमें जो नदियों का नाम है ये सब जिक्र है। ठीक है, उसमें रावी नहीं लिखा हुआ, उसमें व्यास नहीं लिखा हुआ है, तो लेकिन पहचान हुई है कि जो अस्किनी की बात कर रहा है कौन सी नदी है। राइट, तो मैं अभी एक बार बता भी देता हूँ और आगे आपको पुराना से नया नाम आप लोग ऐड भी कर लीजिएगा। सरस्वती तो ठीक है, सिंधु यानी कि सिंधु नदी ठीक है, विपाशा मतलब क्या हो गया, व्यास नदी, विपाशा यानी व्यास, परुष्णी यानी रावी नदी, वितस्ता यानी झेलम नदी, ठीक, सुतुर्दी यानी सतलज नदी, अस्किनी यानी चेनाब नदी। ठीक है, तो ये सब ऋग्वेद में जो वर्ड है ये सब वर्ड है, लेकिन आपको आधुनिक नाम से मॉडर्न नाम उसका क्या है उसे आपको लिंक करना है और याद करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है एक तरफ पुराना नाम एक तरफ नया नाम दे दिया और दोनों को बीच मैच कराने के लिए आया है। राइट, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, विपाशा यानी व्यास, वह से वह आप मैच करा लीजिएगा। परुष्णी यानी कि हो गया परुष्णी यानी कि रावी नदी हो गया, वितस्ता यानी झेलम हो गया, ठीक, सुतुर्दी यानी सतलज और अस्किनी यानी कि चेनाब। राइट, एक अन्य स्लाइड में हमने बता भी दिया पुराना नाम नया नाम, तो फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा। अब देखना है कि और बाकी नदियां जो है भारत की जो बाकी नदियां उसके बारे में क्या कुछ है, वही नाम है या अलग नाम है। तो यमुना और गंगा उसी नाम से संबोधित है, यमुना और गंगा उसी नाम से संबोधित है, लेकिन कितना बार जिक्र है इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे यमुना नदी का कितना बार जिक्र है, तो 3 बार जिक्र है। तो आप वर्ड में याद करिएगा यमुना में कितने शब्द हैं, 3 है, 1 2 3, तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 बार याद कर लीजिएगा। यानी कि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, और गंगा, गंगा में एक ही वर्ड है ना, कितना है, एक, ग ही तो है। ठीक है, ग एक ही वर्ड हुआ गंगा, तो इसका कितने बार जिक्र है, 1 बार उल्लेख किया गया। तो ध्यान में रखना है यमुना में 3 शब्द है तो यमुना का 3 बार, गंगा में एक ही शब्द है ग, तो 1 बार, ऐसे करके लिंक कर लीजिएगा सो दैट की कंफ्यूजन ना हो आगे एग्जाम वगैरह में। तो यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार जिक्र मिलता है, कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। राइट, और सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का जिक्र यहाँ पे हो गया, अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र ऊपर में हो गया। ठीक, और कश्मीर की एक नदी है मरुद्धा, ठीक है, मरुद्धा का उल्लेख कश्मीर में है ना, कश्मीर की एक नदी है उसका जिक्र मरुद्धा का मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, अगर कहीं क्वेश्चन है कि जो आप जो नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक बार किसका जिक्र मिला है, राइट, तो क्या बोलेंगे, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है। ठीक है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का मिला है। यमुना का 3 बार मिला आपको, यमुना का 3 बार मिला, गंगा का 1 बार मिला, और सबसे अधिक सिंधु नदी का सर्वाधिक बार। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिएगा, इससे सिंधु और इससे सर्वाधिक। ठीक है, थोड़ा सा जैसे तैसे हो अपना लिंक करना है, चीजों को बढ़ाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है सिंधु नदी का, लेकिन क्या सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी था ऋग्वेद के हिसाब से, ऋग्वेदिक काल के हिसाब से सबसे अधिक बार जिक्र हुआ सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी नहीं है। ठीक है, आपको देखना होगा ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती थी। ठीक है, जिक्र सिंधु का सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती है, और सरस्वती को कई सारे नाम से जानते हैं, उस नाम को याद करना जरूरी है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे। इसका नाम क्या है, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। तो तमा है ना, तमा तो याद रख लिया, माते से ऐड कर लिया माते तमा, देवी से याद कर लिया देवी तमा, और नदी से याद कर लिया नदी तमा, तीनों। राइट, यानी कि यहाँ पर आप लोग तमा देख लीजिएगा, तमा, और यहाँ पे आपको कैसे कैसे याद करना है, एक तो माता से याद कर लीजिएगा, ठीक है, और एक नदी से याद कर लीजिएगा, और एक देवी से याद कर लीजिएगा, तब आपको टफ नहीं लगेगा। माता कई लोग बोलते हैं, आप महाभारत में सुनेंगे काफी कुछ ये शब्द का,
ठीक है, माते माते, ठीक है। तो वही माते, खासकर वो भीष्म पितामह जी बोलते हैं जब गंगा माता से मिलने जाते हैं कई बार, तो माते करके भी उच्चारण आता है वहां पे ना। तमा एक वर्ड हो गया, उसमें आप ऐड कर लिए, देवी ऐड कर लिएगा तो देवी तमा हो जाएगा, माते ऐड कर लेंगे तो माते तमा हो जाएगा, ठीक है। और नदी ऐड कर लेंगे तो नदी तमा हो जाएगा। और ये तीनों उपाधि किसको मिली हुई है? सरस्वती को। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है, किसके हिसाब से? ऋग्वेद के हिसाब से, यानी कि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सा रहेगा? सरस्वती। और सरस्वती को 3 अन्य नाम से जाना जाता है, नदी का तमा, ठीक है, तमा ऐड करेंगे, नदी तमा, माते तमा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? देवी तमा, ठीक है। तो ये 3, यानी कि देवी नदी तमा यानी नदियों में प्रमुख, ठीक है। चलिए एक और फैक्ट देख लिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी, जैसे आप लोगों ने सरस्वती के 3 नाम अन्य नाम देख लिए, उसी तरीके से सिंधु नदी का भी एक अन्य नाम है, लेकिन क्यों है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से, आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया? हिरण्यनी कहा गया है, ठीक है। तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। परावत जो है किसको बताएगा? अरब सागर। सिंधु नदी कहाँ गिर रही? अरब सागर में गिर रही है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर ईस्ट में, वेस्ट में अरब सागर है। सिंधु उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, 500 सहायक जो नदियां हैं, कहाँ गिर रही है? सब अरब सागर में गिर रही है। लेकिन अभी हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में भी इस चीज को बताया गया है कि सिंधु नदी को, है ना, कहाँ जो गिरती है उसको क्या बोलते हैं? परावत। परावत कहा गया, परावत यानी कि अरब सागर, ठीक है। पर्वत, परावत, अरब सागर। लेकिन वो पर्वत उस टाइप का नहीं है, उसको इंटरप्रेट अलग करना है। अभी आपका हो गया प्राचीन नाम, और ये हो गया आपके नए नाम, राइट। कोई इशू नहीं होगा, आराम से आप पढ़ लेंगे। अस्किनी मतलब क्या हो गया? चिनाब। वितस्ता मतलब क्या हो गया? झेलम। परुस्नी यानी रावी। सतुदी यानी सतलज। विपाशा यानी ब्यास। क्रुभ यानी कुर्रम। गोमती यानी गोमल। सुवास्तु यानी स्वाद। और कुभा यानी काबुल। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, अस्कनी, वितस्ता, परुस्नी, शत्रुद्री, विपाशा, ठीक है, इतना। ये जो 4 नदियां हैं, 4 नदियां कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की नदियां हैं। अफगानिस्तान की नदियां कौन कौन से? क्रोबू, गोमती, सुवास्ती, कुबा। अब सप्त सिंधु प्रदेश में जो आप ऐड किए थे, सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है, तो सप्त सिंधु में कितने थे? 7 थे टोटल। 7 में जो 5 जो है, 5 नदी जो है कहाँ की? पंजाब की। पंजाब की, वो यही वाली 5 नदियां हैं। कौन कौन से? यहाँ से यहाँ तक, ठीक। पंजाब की जो 5 नदियां हो गई, यही वाली 5 नदियां है। 2 जो नदियां हैं, 2 नदी कौन कौन से होंगे? एक हो गया सिंधु, और दूसरा हो गया सरस्वती। सिंधु, सरस्वती। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, कुछ कुछ याद आ रही होगी चीजें, और दिमाग में कुछ कुछ बैठ रहा होगा कैसे। अफगानिस्तान के हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि अफगानिस्तान के 4 नदी, ठीक है, देख लिए 4 नदी कौन सा? क्रुबू, गोमती, सुवास्तु, कुबा, ठीक है। कुबा यानी काबुल, सुवास्तु यानी स्वात, गोमती यानी गोमल, क्रुबू यानी कि क्या हो गया? कुर्रम, ठीक है। ये हो गए अफगानिस्तान के। और सप्त सिंधु प्रदेश में जो 7 नदी था, 7 नदी में सिंधु हटा दीजिए, और आपका सरस्वती हटा दीजिए। 5 जो नदियां बच जाएंगे, 5 वही सिंधु के सहायक नदी वाले 5 रहेंगे, राइट। कौन कौन से रहेंगे देख लीजिए। अस्किनी हो गया, वितस्ता हो गया, यानी कि ऐसे नॉर्मल भी आप लोग पढ़ते होंगे, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज। 5 नदियां पढ़ते हैं ना, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब और सतलज। तो उसी का नाम अलग अलग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पुराने नाम में क्या हो जाएगा? अस्किनी यानी कि चेनाब, ठीक है। याद कराने के लिए तो नहीं है कि सर इसका याद भी करवा दीजिए, है कुछ ऐसे कि याद भी करवाऊं इसको? याद करना है तो फिर ऐसे याद कर लीजिए, अस्किनी यानी कि इसको ऐड कर लीजिए कुछ, यानी मतलब अक्सर कर लीजिए, अस्किनी को अक्सर कर लीजिए। अक्सर किसके? चीन से, ठीक है। भिड़ंत किससे होती है? इंडिया के अक्सर चीन से, यानी कि अस्किनी मने चीना, वैसे कर लीजिए, ठीक। विपाशा तो याद होगा, विपाशा यानी कि वह सही है, विपाशा यानी कि व्यास हो गया। शतुद्री, स से सतलज हो गया, सत से हो गया बल्कि सतलज, शतुद्री हो गया सतलज। अब बाकी 2 बच जाएंगे, वितस्ता और परोसनी, ठीक है। वितस्ता और परोसनी बच जाएंगे, तो वितस्ता यानी कि झेलम, और परोसनी यानी कि रावी। तो थोड़ा सा प्राचीन नाम और नए नाम से ऐड कर लीजिएगा,
बाकी तो सारा कुछ आप लोग को याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन आता है कई बार मैच कराने के लिए, कई बार क्वेश्चन आता है, लेफ्ट में यही 4 नदियों को दे देगा, राइट में इन 4 को दे देगा, ठीक है। और सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों को कहेगा कि मैच कराइए आप। चलिए और कुछ देख लीजिए, हिमालय पर्वत है, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि क्या ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का जिक्र किया गया है, यस और नो में आता है, जी किया गया है तो क्या है। तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का जिक्र किया गया है और उसकी एक चोटी है, ठीक है। कौन सा नाम है उसका, मुजबंत। कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ऋग्वेद में AR में खास करके आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सिंधु सभ्यता में लोग पढ़ते थे ना कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा मिला है कि नहीं, ये क्वेश्चन आया था ना कि शेर है कि नहीं, मिला है कि नहीं शेर का कुछ नहीं मिला। उसी तरीके से आता है कि ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत का जिक्र है कि नहीं, तो हिमालय पर्वत का जिक्र है और उस हिमालय पर्वत की एक चोटी भी है, उसका नाम मुजबंत है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, बुक में मिलता है। लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा। लोहे का उल्लेख बेसिकली क्या है, 1050 BC में सबसे पहले अतरंजी खेत से लोहा मिला था, लेकिन उसको ऋग्वेद काल में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद काल के लास्ट पेज में मिला तो उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में मानते हैं। यदि क्वेश्चन से, यदि AR में यदि क्वेश्चन है तो ये स्पष्ट ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आया तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, इसीलिए इस वर्ड को इन एडिशन टू लिख दिया गया कि आप लोग का माइंड बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। भले हमने अदरवाइज क्या होगा कि 1050 BC से थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा 1050 BC है तो क्यों ना ऋग्वेद में मिलता हो, तो ऋग्वेद में इसका लोहे का उल्लेख नहीं है। ये सब कहाँ मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलेगा। उसके बाद एक 1400 BC का एक अभिलेख है एशिया माइनर का, जिसका बोगस को अभिलेख बोलते हैं। 1400 ईसा पूर्व के बोगस के जो है एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन कौन से थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। अभी हम लोग जब रिलीजन पढ़ेंगे तो देखेंगे टोटल कुल लगभग 33 देवता थे। 33 में 30 होते हैं पुरुष देवता यानी कि मेल गॉड होते हैं, और 3 जो है फीमेल गॉड होते हैं, राइट। अब उसी से आप कंपेयर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैक्सिमम जो मिले हैं, क्या मिले हैं, लेडी गॉड मिले हैं, जो स्टैचू मिला है महिलाओं का मिला है, इसीलिए वहाँ मैटरनल सोसाइटी है, मातृ सत्तात्मक सत्ता है। लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन जो आप रिलीजन देखेंगे उसमें जो है 30 जो है क्या मिलेंगे, मेल गॉड मिलेंगे, ठीक है, और 3 जो है फीमेल गॉड मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पैटर्नल सोसाइटी है। तो ऐसे ही करके डिफरेंस किया जाता है ना चीजों को, जिसकी बहुलता ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस हिसाब से समाज जो है बनता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है 1400 BC का जो बोगस को अभिलेख मिला है एशिया माइनर से, ठीक है, तो उसमें ऋग्वेद काल के 4 गॉड का नाम है। 4 गॉड कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का क्या काम था, वरुण का क्या काम था, मित्र का क्या काम था, ये सब आप लोग हम लोग पढ़ेंगे किसमें, रिलीजन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में ऋग्वैदिक काल के जब रिलीजियस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, इंद्र, वरुण, मित्र दे देगा और नासत्य की जगह कुछ और दे देगा, ठीक। तो ये सब ध्यान में रखना है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना। और ये जो है ये भी ध्यान में रखना है, जो ऋग्वैदिक काल के जो गॉड है, ठीक है, ये जो अभी ऋग्वैदिक काल के जो गॉड है ये चेंज होंगे। ऋग्वैदिक काल के गॉड जो है क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। और कई बार क्या होगा, कई बार चेंज, खाली चेंज ही नहीं होगा, नाम ही चेंज नहीं होगा, कई बार क्या हो जाएगा, इनका पोर्टफोलियो भी चेंज हो जाएगा, डिपार्टमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट मतलब यहाँ कुछ और काम देख रहे हैं, यहाँ कुछ और इनके पास अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो नाम भी चेंज होगा और पोर्टफोलियो भी चेंज होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, कई कई नए 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 गॉड भी आ जाएंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में कुछ गॉड का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, कुछ गॉड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये सब हम लोग रिलीजन वाला, ठीक है, एस्पेक्ट में सारी चीजों को देखेंगे। नए गॉड आएंगे, जैसे अभी आप लोगों ने सिंधु सभ्यता में क्या देखा था, सिंधु सभ्यता में जो स्टैचू मिल रहा था उससे आप लोगों ने किसका तुलना किया, पाशुपति की तुलना किया। अब यहाँ बीच में आपको रुद्र भी आएंगे, ठीक है, बाद में शिव तो खैर बाद में आएंगे, लेकिन रुद्र आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे नए नए देवता आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, नसत्य आ रहे हैं, ये सब नए नए देवता आ रहे हैं। देवता अपना चेंज भी हो गए, कुछ देवता का पोर्टफोलियो भी चेंज होगा, यानी कि मिनिस्ट्री जैसे चेंज होता है ना उस तरीके से यहाँ पर भी चेंज होगा, राइट। चलिए पॉलिटिकल कंडीशंस कम से कम देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल का पॉलिटिकल कंडीशंस क्या था देख लीजिए, क्योंकि क्योंकि है तो काफी बड़ा चैप्टर इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इसलिए देख लीजिए कि थोड़ा सा इसके थ्रू आपको टर्म्स वगैरह कुछ कुछ क्लियर होते जाएंगे। पॉलिटिकल कंडीशन हम लोग कल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ कुछ टर्म्स थोड़ा सा क्लियर होते जाएगा। बेसिकली क्या है
जब आर्य इंडिया में आए तो इसमें क्या था, भारत में जो रहने वाला दास और दस्यु, ठीक है, इंडिया में कोई ना कोई तो रहेगा ही, खास करके कहा ही जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले तो लोग रहेंगे, ताम्रपाषाण सभ्यता वाले लोग रहेंगे। तो भारत में दास और दस्यु जो कहे जाते थे उनके साथ इनका क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, ठीक है। स्ट्रगल में क्या हुआ, फाइनली आर्यों को विजय मिलेगा। विजय क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके पास रथ भी है, इनके पास आर्म्स भी है, इनके पास मूवमेंट के लिए, है ना, रथ है, घुड़सवार है, मतलब घोड़ा वगैरह का भी यूज कर रहे हैं ना ये सब। तो ये सब क्या है, एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली ज्यादा साउंड है इनके पास, काफी अच्छे आर्म्स वगैरह, स्ट्रेटेजिकली ये थोड़ा सा साउंड है, और एक प्लांट वे से आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेट होने में इनको पता है कि समस्याएं क्या क्या चीज में आएगी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं है, वो केवल ट्रेड के पर्पज से आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कहीं युद्ध भी करना है, कहीं किसी के साथ फाइट भी होगा। लेकिन ये सब फाइटर हैं, क्या है, आर्य लोग क्या है, फाइटर है, ये सब लड़ेंगे, ये सब आपस में भी लड़ेंगे, दूसरों से भी लड़ेंगे, ध्यान में रखना है। और है सब क्या, सब कबीला के रूप में भी कन्वर्ट है, क्या है, कबीला है। देखिए बेसिकली मैं बता दूं कि एक कबीले में मुश्किल से कितने 20-50-100 लोग रहेंगे, ठीक है। तो वही 20-50-100 लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, राइट। सोशल स्ट्रक्चर जब आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के, कैसे कैसे कबीला का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से अब ऋग्वेद में जो है आर्यों के 5 कबीले का जिक्र है। अब इसी कारण से इसे क्या कहा गया, पंचजन्य कहा गया, राइट। अब ये 5 कबीला कई बार पूछ देता है कि ऋग्वेद में जो पंचजन्य है उसमें कौन एक शामिल नहीं है, तो ये पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रहु, ये जो है 5 कबीले थे, और 5 और जो है कबीले थे, ये 10 कबीले मिलकर के पुरु के लीड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पुरु के लीड में आगे बढ़ते हैं। और उसी तरीके से अलग एक जो आर्य शासक वंश के थे उसका नाम था भरत, कृवि और त्रिस, यानी कि भारत एक अलग लीड कर रहे थे और पूर्व एक अलग लीड कर रहे थे, ठीक है। तो भारत और पूर्वों के बीच में क्या होता है, फाइट होता है, और दोनों के अलग अलग लीडर हैं, ठीक है। तो भारत वंश के जो लीडर थे, भारत कुल के नाम से ही भारत का नाम, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये ध्यान में रखना है। तो भारत कुल के जो थे इनके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, ठीक है। अब भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। कहाँ पे युद्ध होगा, परोशनी, परोशनी नदी यानी कि रावी नदी के पास युद्ध होगा, और इसमें सुदास को विजय मिलता है, यानी कि भारत कुल जीत जाता है। यानी कि आप ऐसे कुल मिला के समझ लीजिए, यानी कि एक तरफ से भारत कुल हो गया और दूसरी तरफ से पुरु के अंदर में क्या होगा, 10 लोग हो गए, ठीक है। ये 10 कबीला हो गए, पुरु के नेतृत्व में 10 कबीला हो गए, दोनों के बीच में फाइट होगा। पुरु के लीड में 10 कबीले कौन कौन से, उसमें 5 तो कबीले ये हो गए, और 5 और का नाम आप देख लीजिएगा, अकिन, पक्त है, बदानस, विसानिस, सिवी, सब क्या है, सब कबीले हैं। एक कबीले में कितना है, 20-50-100 ऐसे कुछ मिल मिलकर अपने जगह रहते थे। सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन क्या काम कर रहा होगा उसमें, ठीक है। मेल उसमें क्या काम कर रहा होगा, फीमेल उसमें क्या काम कर रहा होगा, कैसे कैसे 100 लोग या 50 लोग अगर एक कबीला में रह रहा है तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, उसमें कौन इकोनॉमिक वाला काम कर रहा है, कौन उसमें सोशल काम कर रहा है, कौन उसमें पॉलिटिकल काम कर रहा है, यानी कि मिलिट्री वाला वर्क कौन करेगा, ये क्यों करेगा, ये सब एक तरीके से नेचुरली डिसाइड हो रहा था। तो भारत अब पुरु कबीला, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे, और कहाँ फाइट होगी, परसनी नदी के किनारे। भारत कबीले के हेड कौन है, सुदास है, ठीक है, सुदास है। अब पुरोहित होते हैं, पुरोहित की भी हम लोग चर्चा करेंगे लेसन में, यानी कि पुरोहित के खैर यहाँ पे तो भी मतलब नहीं है, ध्यान में रखिए। सुदास और इनके बीच में फाइट हुआ, और फाइनली कौन जीता, भारत जीता, ठीक है। अब बाद में फिर वो होता है कि जो पुरु जो पराजित हो रहे हैं, पूर्वों के राजा जो पराजित हुए, अब भारत, ये जो है दोनों के बीच में क्या होता है, एक अच्छा फ्रेंड रिलेशन बनता है, ठीक है। और कौन सा वंश की स्थापना होता है, कुरु वंश का। तो कई बार क्वेश्चन आता है कुरु इक्वल टू व्हाट, कुरु मतलब हो जाएगा भारत प्लस पुरु, भारत प्लस पुरु इक्वल टू कुरु। ये इसके जिक्र थोड़ा सा पॉलिटिकल है, ठीक है। अब जैसे आप मौर्य साम्राज्य में पूरा पॉलिटिकल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, गुप्ता साम्राज्य में पूरा पॉलिटिकल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या है, वहां पे तो साम्राज्य ही साम्राज्य से टकरा रहा है ना। गुप्त साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, या महाजन पद में जब आप मगध साम्राज्य की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो एक काशी हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, पोतन हो गया, बहुत सारी चीजों देखेंगे, यानी कि महाजन पद, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से टकरा रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टेट तो अभी नहीं है, अभी यहाँ पे स्टेट तो नहीं है ना, स्टेट की जगह क्या है, कबीला है। एक कबीले में कहीं छोटा कबीला भी हो सकता है, बड़ा कबीला भी हो सकता है, तो 20-50-100 लोग रहे होंगे, तो यही सब आपस में टकराएंगे, ठीक है। और टकराएंगे तो यही कबीला आपस में फाइट करेगा। अब इसमें से कुछ कबीला अपने आप को आर्यन कह रहे हैं, कुछ कबीला अपने आप को अनार्य कह रहे हैं, ठीक है। अनार्य वो हो गए जो पराजित हो गए, और जो जीत रहे हैं वो सब क्या होंगे, वो सब आर्य होंगे। इन्हीं आर्यों में एक भरत है,
भारत के साथ क्रीवी और त्रिश ये सब है, ठीक है। तो भारत के लीडिंग में एक फाइट होगा और अगेंस्ट में कौन सा रहेंगे, पुरु वाले रहेंगे। पुरु में 10 कबीले रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, पुरु, यदु, अनुभव, तुर्वस और द्रोही, ये 5 कबीले हैं जिनको पंचजन्य भी कहा जाता है। और 5 अन्य हैं, दोनों मिलकर के लड़ते हैं 10, हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, इनके पास पुरु का और ये इसका भारत का दोनों का फिर से फ्रेंडशिप होगा, मिलन समारोह होता है। अब मिलन समारोह होकर के क्या होता है, भारत प्लस कुरु मिलकर के क्या होता है, कुरु वंश। और जो कुरु वंश आप कौरव को जानते हैं, कुरु वंश महाभारत में कहीं देखे होंगे, तो यही कहीं ना कहीं कुरु वंश है। इनकी राजधानी वगैरह जो हस्तिनापुर वगैरह आप देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यानी कि सब क्या है, सब कबीले हैं। क्या है, सब कबीले हैं। कबीले ये यहाँ भी ध्यान देना है, ये भारत जो है ये सभी क्या है, ये सब कबीले हैं जिसके नाम पे भारतवर्ष, इंडिया का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये सब कबीले हैं, यानी कि या तो आर्य कबीले हो गए या अनार्य कबीले हो गए। अगर यदि आर्य कबीले हैं इसका मतलब आर्यन लोग हैं जो अटैकर के रूप में आए हैं। अनार्य कबीले हैं यानी कि भारत में रहने वाले दास और दस्यु लोग हैं। ये सब इंडिया में से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होंगे, ताम्रपाषाण सभ्यता वाले लोग होंगे, यही सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं और एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो ये आप लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना वर्ड अभी मत याद करें क्योंकि अभी आप लोगों ने रिवर के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, रिवर के प्राचीन नाम भी पढ़ लिया, नए नाम भी पढ़ लिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम फिर से एक बार पॉलिटिकल वाला थोड़ा सा ले करके और रिवाइज करेंगे। अब पॉलिटिकल के बाद सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, रिलीजन में देखेंगे, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। और इस वर्ड को एक एक जो वर्ड है उस वर्ड पे थोड़ा सा आएंगे कि कैसे कैसे परिवार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, गांव का निर्माण कैसे हो रहा है, वही जाके आगे जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में जा रहा है, राइट। किंग कैसे कैसे अनुवांशिक किंग कैसे आ रहा है, किंग को हेल्प करने के लिए कौन मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, सभा का क्या रोल है, समिति का क्या रोल है, और यही जाके आगे कैसे कैबिनेट में कन्वर्ट होता है, यही से सारा डेवलपमेंट शुरू होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी पॉलिटिकल वाला फिर से स्टार्ट करके इसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए आज के क्लास के लिए धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।